Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Khan, your lecturer for IT project management. Now we are going to start your course after the midterm exam. So as you all know that due to the critical situation that has been prevailing within the country, now we are actually pursuing the course on the online medium, right? So we are going to start from the strategic planning and the project selection. इससे पहले पहले तक हमारा कोर्स कवर हो चुका है और यहाँ से हम फर्दर मूव करेंगे जहाँ से आपके फाइनल एग्जाम्स की तरफ हम स्टेप इन करेंगे, राइट? टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड द प्रोजेक्ट सिलेक्शन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है जी? प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारा अंडरस्टैंड किया है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, उसकी प्लानिंग क्या होती है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ जाएंगे। स्ट्रेटजी का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म, राइट? टैक्टिक्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं और स्ट्रेटजी वो होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, राइट? यहाँ हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स ऑफ द project. Strategic planning involves determining the long-term objectives by analyzing the strengths and weaknesses of the organization, studying opportunities and threats. इसको हम कहते हैं मार्केटिंग में SWOT एनालिसिस, राइट? SWOT एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ्स देखते हैं किसी भी कंपनी की या उसके प्रोडक्ट्स की। हम उसके बाद उसकी वीकनेसेस देखते हैं कि उसमें वीकनेसेस क्या है, हम उसके अपॉर्चुनिटीज पे गौर करते हैं, हम उसके थ्रेट्स को देखते हैं। ये तमाम चीजें फर्दर एक्सप्लेनेशन में आप लोगों के सामने भी वाज़े हो जाएंगी, राइट? यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये उसकी जो ऑफर की जाने वाली सर्विसेज हैं या वो जो प्रोडक्ट्स ऑफर करती है या जो वो एग्जिस्ट करती है खुद, उसके अंदर जो क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या नुक्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं और कहाँ कहाँ पर उसके लिए अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि मार्केट में वो आए और वो प्रॉपरली मार्केट को सर्व करे। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें तो वहां पे बताते हैं कि many people are familiar with this SWOT analysis, analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and the threats, which is one word used as a strategic planning. For example, a group of 4 people who want to start a new business in the film industry could perform a SWOT analysis to help identify the potential project. They might determine the following बेस्ड अपॉन द स्वॉट एनालिसिस। देखें डियर स्टूडेंट्स, हम ये एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं, हम स्वॉट एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, एक सवाल पैदा होता है। हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में स्वॉट एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने देखा कि प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एंडेवर है जिसको हमने स्टार्ट करना है इन ऑर्डर टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए वो प्रोजेक्ट आप जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा पहले कि उस प्रोजेक्ट की अट्रैक्टिवनेस क्या है, क्या उसको स्टार्ट करना फायदेमंद है, क्या हम अल्टीमेट रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। यही चीजें डिटरमिन करने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है उन लोगों की जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं और उस हवाले से वो स्वॉट एनालिसिस करेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल जूते बनाना चाहते हैं तो आप किसका एनालिसिस करेंगे? आप अपैरल या शू मार्केट का एनालिसिस करेंगे। अगर आप जूते के अलावा उसको छोड़कर फॉर एग्जांपल क्लोथिंग मार्केट में जाना चाहते हैं, आप क्लोथ्स बनाना चाहते हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप क्लोथिंग इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री का स्वॉट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप गाड़ियां बनाना चाहते हैं, तो आप ऑटोमोबाइल मार्केट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। तो यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाते हैं जी ये किस तरह होती है स्ट्रेंथ। अब वो स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है। एज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स वी हैव नंबरस कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया अगर हम ये कारोबार स्टार्ट करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इट मींस क्या, हमारे पास डायरेक्टर की भी एक्सेस है, हम प्रोड्यूसर को भी ले सकते हैं, हमारे पास हीरोज भी हैं, ये तमाम हमारे पास मौजूद है। इट मींस ये क्या बन गई, आपकी स्ट्रेंथ बन गई, राइट? सेकंड, टू ऑफ अस हैविंग स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब चार में से जो वो कहते हैं दो लोग हैं हमारे पास बड़े अच्छे स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, लाइक वी कैन गो इनटू द मार्केट, वी कैन टॉक टू द ऑल ऑफ द प्रोफेशनल्स कि जी हाँ आप आए हमारी इंडस्ट्री में काम करें, हमारी कंपनी में काम करें। थर्ड वन इज टू ऑफ अस हैविंग स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स एंड आर फेमिलियर विद द सेवरल फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई। अगर आप फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते, इट मींस आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली यू डू हैव द कमांड ओवर इट, आप इसके ऊपर कर सकते हैं काम, तो आपकी स्ट्रेंथ है। वी ऑल हैव इंप्रेसिव सैंपल्स ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, जैसी आपकी स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि आपने फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारे छोटे मोटे काम किए हो जिसके पास जिसकी कंपाइलेशन जिसके रिजल्ट्स आपके पास हो, तो हो सकता है कि यू कैन वर्क ऑन इट ओवर देयर एंड यू कैन अकोमोडेट स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एट द सेम टाइम आप अपनी स्टूडेंट्स वीकनेसेस को भी चेक करेंगे और फाइनली आप डिसीजन लेंगे कि आप किस जगह पर
खड़े हैं। वीकनेस में क्या देखेंगे, नन ऑफ अस हैविंग अकाउंटिंग और द फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अगर आप फिल्म मेकिंग करेंगे तो आप क्या बजट्स के अंदाजे नहीं लगाएंगे? क्या आपने वहां पे हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या बाकी जो लोग स्टंट्स के लिए आप रखेंगे उनको आप पैसे नहीं देंगे? डेफिनेटली आपको सैलरीज पे करनी होगी। तो आपके पास फाइनेंशियल एनालिसिस या एक्सपीरियंस होना चाहिए। वी हैव नो क्लियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगेन द वीकनेस। वी हैव अ लिटिल मनी टू इन्वेस्ट, बहुत बड़ी वीकनेस। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा सरमाया लगाना होगा, मगर वहां पर ये क्लेम कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हमारे पास सरमाया नहीं है। Talking about the we have no company website and the limited use of technology to run the business. Opportunity क्या है जी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में? A potential client has mentioned a large project she would like us to bid on. उसने कहा क्लाइंट के पास इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब ये कि एक क्लाइंट मेरे पास आया है और वो कोई फिल्म बनवाना चाहता है। हो सकता है वो फिल्म रोमांस के ऊपर हो सकता है फिल्म अर्तुगरुल गाजी के ऊपर हो, जैसे आप तमाम लोग पागल हुए हैं आजकल, ठीक है। हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनी सोशल इशू, पाकिस्तान में कोविड-19 के ऊपर हो, ठीक है, दुनिया में आलमी तौर पे जो वबा आई उसके ऊपर हो, स्कूल सिस्टम के ऊपर हो, मूवी किसी भी सोशल जस्टिस सिस्टम के ऊपर हो सकती है, किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। तो उसके लिए क्लाइंट मौजूद है। यस, अगर क्लाइंट मौजूद है तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। सेकंड वन, द फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू, एग्जैक्टली वो ग्रो कर रही है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री में आता हूं तो मुझे पता है कि फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इट मींस लोगों में ट्रेंड है, लोग देखेंगे। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को या अपनी एग्जांपल को स्विच करूं, मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आ जाता हूं, तो उसी तरह आपको ये स्वॉट एनालिसिस वहां पर करना पड़ेगा कि जिस हमारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड कर रही है, रोज आए दिन न्यू कैफेटेरियाज, न्यू कैफेज, न्यू बस शॉप्स, न्यू पार्लर्स ओपन हो रहे हैं, राइट। तो आप उसकी तरफ मूव करेंगे। इसी तरह हमारे पास और अपॉर्चुनिटी है कि देयर आर द टू मेजर कॉन्फ्रेंसेस दिस ईयर वेयर वी कैन प्रमोट आवर कंपनी। यस, यहाँ पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कुछ डिफरेंट प्रोमोज हैं, डिफरेंट हमारे पास कॉन्फ्रेंसेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, हम अपने एजेंडे को लेकर जा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द थ्रेट्स, other individuals or the companies can provide the services we can. Yes, very important threat there students. जो काम आप कर सकते हैं वही काम आपका कंपेटिटर भी तो कर सकता है। हो सकता है कि आपने एक शॉप ओपन की हो, आइसक्रीम की, आइसक्रीम पार्लर आपने ओपन किया हो और उस लोकेशन में और कोई एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन हो सकता है हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद एक और पार्लर ओपन हो जाता है। आप उसको रोक तो नहीं सकते। आपकी जो सेल है वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर थोड़ी बहुत अपनी तरफ ले लेगा, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि आपको थ्रेट फेस करना पड़ सकता है। सेकंड, कस्टमर्स माइट प्रेफर वर्किंग विद द मोर एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, जिनको हमने रखना है, हो सकता है वो उन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, उस फिल्म मेकिंग कंपनी में जाएं जो रिनाउंड है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बिजनेस स्टार्ट करता हूं और मैं शाहरुख खान को कहता हूं कि आओ यार मेरी फिल्म में काम करो, तो शाहरुख खान क्यों आएगा? बिकॉज शाहरुख खान डज नॉट नो मी, और वो डेफिनेटली उन प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स के साथ जाएगा जिनको वो जानता है। तो मेरे लिए थ्रेट बन जाएगा कि जी मेरे पास इतनी ज्यादा अच्छी वर्थ और नाम नहीं है, इसलिए लोग मेरे पास नहीं आएंगे। एंड थर्डली लास्टली, देयर इज हाई रिस्क इन द फिल्म बिजनेस। ये एक सवाल पैदा होता है कि जो फिल्म बिजनेस में हाई रिस्क मौजूद है। जैसे आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें, ये तो अब आपका कल्चर आया कि आपके 3D सिनेमाज बनना शुरू हुए हैं और फैमिलीज जाकर देखना स्टार्ट हुई हैं। इससे पहले आपके जो सिनेमाज हैं उनका क्या कल्चर था, ठीक है, वहां पे अक्कू 10 नंबरी, छड़ा बदमाश काइंड ऑफ जो फिल्में होती हैं वो आपको वहां पे दिखाई जाती थी और आज भी चल रही हैं, ठीक है, आज भी पेरीफ्रीज में मौजूद हैं और दिखाई जाती हैं, जिनकी जो टारगेट मार्केट है वो वेरी लो क्लास है, ठीक है, लो प्रोफाइल क्लास है। वहां पे जिस तरह के लोग आते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू ब्रिंग योर फैमिली इन दैट प्लेस, ठीक है। सो दैट इज थ्रेट ओवर देयर। हम आगे मूव करते हैं जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स। कैसे पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे जी? द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डीलिंग विद द प्रोजेक्ट्स टू डू इन द फर्स्ट प्लेस। देयरफॉर द प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल प्रोजेक्ट जी। पोटेंशियल का मतलब ये होता है वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर इतना दमखम हो, जिसके अंदर चांसेस हो कि वो कामयाब होगा। और वो कामयाबी के चांसेस आप कैसे डिटरमिन करेंगे? गो बैक टुवर्ड जो प्रीवियस स्लाइड, आप स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, जो अभी हमने किया है उसके थ्रू आप डिटरमिन करेंगे। यूजिंग रियलिस्टिक मेथड्स टू सिलेक्ट व्हिच प्रोजेक्ट टू वर्क on and then formalizing their initiation by issuing this some sort of project charter आप करेंगे। In addition to using the SWOT analysis, organization often follow a detailed process for the project selection. Figure 4.3 shows a 4-stage process for selecting the IT projects. Note that the hierarchical structure of this model and the result produced from each stage। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेज में आप क्या करेंगे जी? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज
of the selection process, starting at the top of the hierarchy, a steering committee developing the IT strategic plan that is tied to the organization overall strategic plan. Information technology strategic planning में क्या होगा जी, पहला स्टेप जो है वो क्या होगा, tie information technology strategy to mission and vision of the organization, identify the key business areas. आपका कोई ना कोई मिशन या कोई ना कोई विजन होगा जी कि मैंने ये करना है, मैंने फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, तो आप अपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लानिंग है ना, अपने मिशन या विजन के साथ मैच करेंगे। हो सकता है कि आपके मिशन और विजन में ये प्रोजेक्ट कभी हो ही ना, आपने सोचा ही ना हो कि आप ये काम करेंगे, तो आपको वो काम करने की जरूरत भी फिर नहीं है। देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एरिया एनालिसिस। आप इसकी डिटेल डिस्कस कर लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे इसकी पिरामिड से देख रहा हूँ। बिजनेस एरिया एनालिसिस में आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट द की बिजनेस प्रोसेसेस दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं जो आईटी का वो प्रोजेक्ट लेकर आना चाह रहा हूँ अपनी इंडस्ट्री में, तो मुझे ये देखना होगा मेरे बिजनेस के वो कौन से एरियाज हैं जो इससे बेनिफिट होंगे, लाइक मुझे कोई प्रॉफिट भी होगा या नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमने मुतअद्दिद बार डिस्कस किया है कि हमारी कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल हमने रेस्टोरेंट की एग्जांपल ली कि अगर हम वहाँ रोबोट्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं, रोबोट्स कल को आपको पिज्जा या आपका फूड सर्व करें, तो आपका बिजनेस एरिया फ्लरिश करेगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप घर बैठ जाते हैं और हम आपको घर में होम डिलीवरीज करते हैं थ्रू आईटी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, तो क्या वो बेनिफिशियल होगा। एट द सेम टाइम आप करंटली सिचुएशन को देखें कि आज हम फिजिकल सिचुएशन को छोड़कर, प्लेटफॉर्म को छोड़कर आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द आईटी ने क्या यहां पर हमारे बिजनेस एरिया को फ्लरिश किया या नहीं किया। हो सकता है आपकी तो मजबूरी है, आप ऑलरेडी इनरोल हो चुके हुए हैं डिपार्टमेंट में, आपको ऑनलाइन लेक्चर लेना मैंडेटरी है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा इदारा आए जो फिजिकल क्लासेस ही ना कराए, वो कहे कि यार मैंने क्लासेस जो है वो करानी ही ऑनलाइन है, तो वहां पे उसे देखना पड़ेगा क्या उसके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं या नहीं आते, बिकॉज स्टूडेंट डज नॉट हैव रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स के पास मोबाइल तो है लेकिन नेटवर्क कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, उनके पास इंटरनेट नहीं है, वो मज़ाफात में, पेरिफेरीज में, डिस्टेंस लोकेशन पे रहते हैं। हाउ कैन दे बी एबल टू अफोर्ड दैट कि वो अच्छा नेटवर्क वहां पे अवेल कर सकें और आपकी क्लासेस टाइम पर ले सकें। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या आपका ये जो कारोबार है बच्चों को पढ़ाने वाला, इनकम कमाने वाला, ये बिजनेस एरिया आईटी की एप्लीकेशन से मुतासिर हो रहा है या उससे फायदामंद हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। देन कम प्रोजेक्ट प्लानिंग आप करेंगे, डिफाइनिंग द पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप, हम पहले बात कर चुके हैं स्कोप क्या होता है, बेनिफिट के ऊपर बात करेंगे, कंस्ट्रेंट्स के ऊपर बात करेंगे, इसके फायदे क्या हैं, इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं जी, हमारे पास क्या हर्डल आ सकती है। फाइनली इज दी रिसोर्स एलोकेशन। अगर ये पहली वाली 3 स्टेजेस ऑफ द पिरामिड आर सेटिस्फाइड, यहां पर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको रिसोर्सेज असाइन कर देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्स में आप क्या करेंगे, आप उसको कोई ना कोई फिजिकल बिल्डिंग दे सकते हैं जहां पर ये काम होगा, आप ह्यूमन रिसोर्स दे सकते हैं जो बंदे उस काम को करेंगे, आप पैसा दे सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स दे सकते हैं जिसके थ्रू ये काम होगा। Here is the important topic, that is aligning IT with the business strategy. आपको IT को अलाइन करना पड़ेगा बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। Notice that aligning the IT projects with the business strategy is at the heart of the selecting the IT projects. मतलब ये है कि IT का जो प्रोजेक्ट है वो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी से मिसमैच ना हो। बिजनेस स्ट्रेटजी स्टूडेंट ये होती है कि मैं अपने कारोबार को किस सतह पर लेकर जाना चाहता हूँ और फ्यूचर में इसको किस लेवल पे कहां पर देखना चाहता हूं, और वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप इन दोनों को मैच न करें। दिस इज कंसिस्टेंसी अ टॉप कंसर्न ऑफ द CIOs। ठीक है, it is often difficult to educate line managers on technology's possibilities and limitations and keep IT professionals in tune with the changing business needs. Most organizations face thousands of the problem and opportunities for improvement. To get the most value from the technology, the organization's strategic plan should guide the IT project selection process. Recall from the chapter 2 best practices feature that IT governance is an important part of ensuring that the IT supports the business goals. IT को जो है ना आपके बिजनेस के गोल्स को डे स्टूडेंट्स सपोर्ट करना चाहिए। ये ना हो कि मेरे बिजनेस गोल्स ये थे कि आज मेरा एक इदारा है, कल 2 इदारे होंगे, 2 ब्रांचेज होंगी, 3 शॉप्स होंगी, 4 फ्रेंचाइजीज होंगी, बजाय इसके कि मैं IT का प्रोजेक्ट ऐसा लेकर आऊं मैं पहले से भी हाथ धो बैठूं। सो दैट मस्ट नॉट बी द केस। यहाँ पे अगर हम सेकंड पैराग्राफ देखें, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर यूजिंग द आईटी टू डिफाइन हाउ इट विल सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, दिस आईटी स्ट्रेटेजी मस्ट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान्स। In fact, actually, the research shows that the supporting the explicit business objectives as
the top reason cited for why organization invest in the IT projects. Other top criteria for investing in the IT projects include supporting the implicit business objectives and providing the financial incentives. जो कहते हैं जो बाजार उनके जो रीजंस होते हैं, जो मोटिव्स हैं, वो ये कि हमने कारोबार को बढ़ाना, और सेकंड जो इम्प्लाइड रीजंस होते हैं वो भी यही होते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देना। पर्पस तो इन द एंड देखें जी, कोई भी कारोबार है, कोई भी प्रोजेक्ट है, हम जितना अच्छा बोल लें, हम जितना अच्छी बात कर लें, इन द एंड हमारा पर्पस क्या है कि हम बिजनेस अर्न करें, हम प्रॉफिट अर्न करें। तो यहाँ पे दिस इज द केस, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ द कंटेंट्स, these are relevant to what have been discussed in the primary concept. You will not actually will be allowed to escape from this. आपने इसको पढ़ना है, you can discuss with respect to any issue you are facing. टॉकिंग अबाउट द मेथड फॉर सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम कैसे जी उनको सिलेक्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। फोकसिंग ऑन द ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल नीड, इसको आप गो थ्रू करेंगे, इसका वन लाइनर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जी। वो कैसे, ऑर्गेनाइजेशन की नीड, सबसे बड़ी बात कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का जी पर्पस क्या है, सबसे बड़ा पर्पस है जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जरूरत है। तमाम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूं, मुझे स्टार्ट करने की जरूरत है, इसलिए मुझे अलाउ किया जाए। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ organizational broad needs. Second is the categorizing the IT projects. कैटेगराइजिंग द IT प्रोजेक्ट भी एक वजह है जिसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट को जरूरत पड़ती है कि मैं सिलेक्ट करूं। उसमें हम देखते हैं प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटीज एंड डायरेक्टिव्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, समटाइम्स आप किसी भी प्रोजेक्ट को इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके लिए एक मसला बन चुका होता है, आपने उसको हैंडल करना होता है। देखें जी, problems are undesirable situations that prevent an organization from achieving its goals. These problems can be current or anticipated. For example, users of an information system may having trouble logging on to the system for getting the information in a timely manner because the system has reached its capacity. In response, the company could initiate the project to enhance the current system by adding more access lines or upgrading the hardware with a faster processor, more memory और more strategic storage spaces, right? तो कहने का मकसद ये कि एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया अपने लोगों के लिए जो फॉल्टी है, जो काम नहीं कर रहा। अभी आप अपने LMS की एग्जांपल है, यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू अटेंडेंस इशू है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेक्चर पोस्टिंग इश्यूज हैं। तो अगर ये इश्यूज आते हैं तो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखते हुए भी IT के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। सेकंड इज द अपॉर्चुनिटी, दीज आर द chances to improve the organization. For example, the project described in the chapter opening case involves creating a new product that can make to break the entire company. Okay, इसको हम यूं ले सकते हैं अपॉर्चुनिटी। एक दफा ये होता है कि प्रॉब्लम है इसलिए जी कोई प्रोजेक्ट लेकर आए इसको ठीक करें। एक दफा ये हो सकता है कि प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी है कि मिसाल के तौर पे मैं कोई ऑनलाइन सिस्टम शुरू करता हूं और मैं घर बैठे लोगों को फूड प्रोवाइड करता हूं। ये क्या है जी, ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे पता है कि लोग अपने घरों में बैठकर अपनी प्रोडक्ट को, फूड को मंगवाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मुझे उनके मुताबिक चलना होगा, राइट। थर्ड वन इज द डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर रिलेटेड टू द ऑर्डर्स। डायरेक्टर का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर कौन देता है जी, गवर्नमेंट देती है। समटाइम्स गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर्स देती हैं, कुछ उनके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। करंट कोविड कंडीशन में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स हैं, द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट अटेंड द क्लास फिजिकली विद इन द कैंपसेस बट थ्रू द ऑनलाइन चैनल। सो ये क्या है, डायरेक्टिव है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो IT का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने, जिसके थ्रू हम अभी इस वक्त गुजर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द डायरेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट, परफॉर्मिंग द फाइनेंशियल एनालिसिस। ये हमारे पास ये तीसरी रीजन है जिसकी वजह से हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल कंसिडरेशन में हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV जिसको हम कहते हैं, दैट वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। आपने अपनी इनिशियल स्टडीज में FSC लेवल के ऊपर, ये मैं इनिशियल स्टार्ट में अकाउंटिंग या फाइनेंस के कोर्सेज को गो थ्रू किया होगा जिसमें NPV के कॉन्सेप्ट है जी। NPV की डेफिनेशन को देखें सेकंड पैराग्राफ में। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस इज अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड नेट monetary gain or loss from a project by calculating the value of all of the expected future cash inflows and the outflows at the present time. Very important. NPV का मतलब ये है कि आपने इसकी कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स नहीं जाना, जस्ट इसका ग्रैब करना है कॉन्सेप्ट के जी हम इसको क्यों एज अ रीजन ले रहे हैं किसी भी सिलेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट को। ठीक है, चूंकि हमारी मेन हेडिंग है सिलेक्टिंग द IT प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। ये हम क्यों करने वाले हैं जी नेट प्रेजेंट वैल्यू? इसलिए करने वाले हैं कि हम कोई जब प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई न्यू चीज लॉन्च करते हैं, तो कल को हमें वो बेनिफिट देती है। वो जो कल को जो बेनिफिट देती है, कल को जो उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट इनफ्लोज या आउटफ्लोज आएंगे, कोई आपको उसकी इनकम जनरेट होगी, उसको आज प्रेजेंट के दौर में
उसको एवेलुएट करेंगे आपके जी मैं आज इतना खर्चा कर रहा हूं तो कल को मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा आज के मुकाबले में वो कितना ज्यादा होगा। अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा। राइट, दिस इज एग्जांपल ऑफ द एनपीवी एनालिसिस। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, इसी के एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। दैट इज अगेन सिमिलर टू द एनपीवी वैल्यू। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं कि जो आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, फ्यूचर में मुझे इसका रिटर्न कितना मिलेगा, कितना % रिटर्न मुझे मिलेगा। अगर वो अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिटर्न है तो डेफिनेटली आई विल बी डूइंग दैट प्रोजेक्ट, अदरवाइज मैं प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगा। देन कम थर्ड वन इज द पे बैक पीरियड। वो भी पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जी। पे बैक पीरियड जैसे नाम से वाज़ेह है कि मुझे जो मैं काम करने वाला हूं कितने दिनों में पे बैक करेगा, मुझे वसूली कब होगी। पे बैक पीरियड एनालिसिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल व्हेन सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स। पे बैक पीरियड इज द अमाउंट ऑफ द टाइम इट विल टेक टू रिकॉप द टोटल डॉलर्स इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज को प्रोजेक्ट लगाया, मुझे कितने अरसे में, अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में रिकवरी शुरू हो जाएगी और मुझे ओरिजिनल अमाउंट हो सकता है। देखें स्टूडेंट्स, मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाया, उसके लिए मैंने लोन लिया हो, ठीक है। अब वो लोन मैंने अगले 6 महीने में अदा करना है। अब आप खुद सोचें, मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है तो वो इतना नहीं हो रहा, बिकॉज मैं हर मंथ अगले 6 महीनों के लिए लोगों को, बैंक को अदायगियां कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ लोन को। अब मेरा जो पे बैक पीरियड है उसमें 6 महीने तो ये खत्म हो गए। 6 महीने के बाद फिर मैं कितना अर्न करता हूँ अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देकर, मुझे मेरे पास कितना आने लगता है मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में। दैट वुड बी अ पे बैक एनालिसिस। सो दिस इज यूजिंग वेटेड स्कोरिंग मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हम जेनेरिकली देखें तो वेटेड स्कोरिंग मॉडल रेस्टोरेंट ये होता है कि आप स्कोर असाइन कर देते हैं। मतलब ये कि आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, हर प्रोजेक्ट को आप नंबर्स दे देंगे कि यार मुझे ये सक्सेसफुली मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे बिजनेस को फायदा होगा या नहीं होगा। यहाँ पर फायदा होगा लेकिन वहां पर नुकसान होगा, यहाँ पर मुझे इनकम तो होगी लेकिन वहां पर मेरा खर्चा भी होगा। आप ये डिफरेंट को ना एक स्कोर असाइन कर देते हैं। एंड में आप स्कोर को प्लस का सम अप कर लेंगे। जिस प्रोजेक्ट के जो स्कोर्स हैं वो ज्यादा होंगे, आप उस प्रोजेक्ट को चूज कर लेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे आपके एग्जांपल में वेट्स दिए हुए हैं और आगे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4 दिए हुए हैं और उससे पहले जो क्राइटेरियाज आपको दिए हुए हैं, ठीक है। पहले में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि सपोर्टिंग द की बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अगर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 1 उसने कहा है कि 90% चांसेस हैं, प्रोजेक्ट 2 के 90% हैं, देन प्रोजेक्ट 3 के आपके 50 हो गए हैं, 4 के 20 हो गए हैं। तमाम क्राइटेरियाज के ऊपर हर प्रोजेक्ट को जी आप जज करना शुरू कर दें। जिसको आप ज्यादा असाइन करेंगे स्कोर, जो आपको लगता है कि ज्यादा सुटेबल है, मुझे सपोर्ट करेगा, आप उसको सम अप कर लें उनके स्कोर्स को और इन द एंड डिसीजन ले लें कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, फलां प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, दैट इज इंप्लीमेंटिंग द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम that helps organization align the business activities to strategy। अगेन ये strategy के साथ जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि आपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट है उसको किसके साथ करना है, बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करना है। इंप्रूव द कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्ट्रेटेजिक गोल्स के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। ये आपका बैलेंस स्कोर कार्ड है। बैलेंस इसको क्यों कहते हैं जी, क्योंकि ये आपकी बैलेंस कर रहा है आपकी अप्रोच को, किस चीज की, न्यू प्रोजेक्ट की अप्रोच को, सोच को किसके साथ बैलेंस कर रहा है जी, बैलेंस कर रहा है ये आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी और आपके मिशन विजन के साथ, ठीक है। ये आपका स्कोर कार्ड है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर। सो यू एक्चुअली आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज कंटेंट्स। यू कैन आस्क मी इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन, यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। So you are required to go through all of the previous contents in detail. Thank you very much. Assalamu alaikum.